कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जनरली ब्रॉडली दो ही टाइप के होते हैं, बट कई लोग उसको नाम जो है दो अलग अलग नाम से बुलाने के कारण आपको तीन टाइप्स के रूरल अनएम्प्लॉयमेंट दिखाए गए हैं: सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। उसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। कई जगह लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट लिख देते हैं, कई जगह जो है आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट लिखा रहता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, एक ही कंसेप्ट है, बस उसको पुकारने का दो अलग नाम। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज ऑफ सीजन। तो जहां भी सीजनल वर्क होता है, जहां भी ऐसा काम होता है कि जो कि सीजन से जुड़ा हुआ होता है, सीजन पर डिपेंडेंट होता है, तो नेचुरल है कि अगर सीजन चेंज हो जाएगा तो वहां वर्क का जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगा। अगर कोई मान लीजिए रेनी सीजन में ही कोई काम होता है, तो वो सीजन वो समर सीजन में तो होगा नहीं, विंटर सीजन में होगा नहीं। तो अगर रेनी सीजन है और काम चल रहा है, रेनी सीजन जहां खत्म हुआ वो काम भी खत्म हो जाएगा। तो जो भी काम, अभी तो हमने एग्रीकल्चर में डिस्कस किया, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं जो कि सीजन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो वो सीजनल ही उनका काम चलता है, और जैसे अपना सीजन खत्म हो जाता है उनका काम भी खत्म हो जाता है। जैसे देखिए, रेनी सीजन आने वाला होता है, बारिश का दिन आने वाला होता है, तो देखिए अम्ब्रेला, रेनकोट, ये सब का सेल बढ़ जाता है। तो क्योंकि रेनी सीजन आने वाला है तो उसी समय ये सब बिकेगा। अब मान लीजिए ठंडा का समय आ रहा है, विंटर सीजन आ रहा है, उस समय अम्ब्रेला बिकेगा, रेनकोट बिकेगा? उस समय नहीं बिकेगा। तो जो लोग ये बनाने वाले होते हैं रेनकोट, अम्ब्रेला वगैरह, उनका काम कब है? रेनी सीजन के पहले, क्योंकि बना के तैयार करेंगे, मार्केट में जाएगा तब ना बिकेगा, थोड़े उस समय बनाना है। तो रेनी सीजन के पहले जो है इनको ज़्यादातर बना के अपना सप्लाई कर देना होता है। उसी तरह देखिए, जैसे फेस्टिवल से जुड़ा हुआ बहुत सारा चीज़ होता है कि फेस्टिवल आया तो उस समय मूर्तियों का डिमांड होता है, पंडाल का डिमांड होता है ना। हम लोग जहाँ जहाँ होता है फेस्टिवल तो सब जगह मूर्ति लोग बिठाते हैं, सजाते हैं, पंडाल बनता है। तो उस समय इनका काम जो है सब जगह शुरू हो जाता है, मूर्ति बनाने का, पंडाल वगैरह डेकोरेशन करने का। और जहाँ फेस्टिवल खत्म हुआ तो उनका काम भी खत्म। शादियों का देख लीजिए, जो हम कहते हैं लगन कहते हैं हमारे यहाँ, कि जो ऑस्पिशियस डेज होता है कि जब फंक्शन शादी वगैरह किए जाते हैं, जो स्पिरिट जो है आपके रिलीजन में हम ऑस्पिशियस मानते हैं, पवित्र मानते हैं, कि हाँ उसको हम कहते हैं कि लग्न है, अच्छा लग्न है, उसमें शादी करना वगैरह सब करना ठीक रहता है। तो उस समय जो पीरियड होता है, देखिए उसी समय शादी वगैरह, शादी ब्याह, मैरिज से जुड़ा हुआ जितने फंक्शन और उसको करने वाले होते हैं, उन सब का काम उस समय होता है। मैरिज हॉल बुकिंग है तो बैंड बाजा वगैरह है, तो डेकोरेशन है, तो पंडाल है, तो केटरर है, ठीक है, ये जितने भी हैं इन सब का काम उसी दौरान होता है। जहाँ अगर एक महीना शादी का लग्न है तो एक महीना में इनका काम खूब चलेगा, एक महीना के बाद फिर कोई पूछने वाला नहीं। तो देर आर मेनी वर्क्स विच आर सीजनल, और बाकी समय में उनका रिक्वायरमेंट नहीं के बराबर होता है। तो सच अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज ऑफ सीजन इज कॉल्ड सीजनल। जैसे कि देखिए, जितने भी आप समझ लीजिए कम्युनिटी हॉल में काम करने वाले लोग, मैरिज हॉल में काम करने वाले लोग हैं, या बैंड बाजा वगैरह चलाने वाले लोग हैं, लाइट्स डेकोरेशन चलाने वाले, केटरर, पंडाल, ये सब जो है चलाने वाले हैं। अब क्या है कि मैरिज का एक महीना अगर लगन का समय है, उस समय इन सब का देखिए बुकिंग, डेली का बुकिंग रहेगा। डेली में भी कई सेशन बुकिंग रहता है कि सुबह यहाँ करना है, दोपहर वहाँ करना है, या सुबह यहाँ करना है, रात वहाँ करना है। तो उस समय दे आर हाईली इन डिमांड। एक महीना हुआ, उसके बाद अब सो जाइए 3-4 महीना कोई काम नहीं। सो दे डू नॉट फाइंड एनी वर्क आफ्टर दैट। तो किसी भी तरह का काम जो एक पर्टिकुलर सीजन या एक पर्टिकुलर पीरियड में ही सिर्फ होता है, तो आदमी वो जो उसमें लगा होता है, बाकी समय क्या है कि फिर वो बिना काम का हो जाता है। तो सच एन अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप इसमें आप कल अपना दिमाग अगर लगाएंगे बैठ के शांति से, तो आप बहुतों के बारे में सोच सकते हैं। हमने तो आपको बड़ा बेसिक पहले बताया कि फील्ड खेती बाड़ी के बारे में, कि ठीक है खेती में जब सीजन होता है कि जब
रोपने का सीज़न है कि जब बीज बोना है, रोपना है, रोपाई करना है, तो उस समय काम मिला। उसके बाद फिर जो है उसको पानी सिंचाई करने का, इरिगेटिंग का आएगा टाइम, तो उस समय इरिगेशन में थोड़ा काम मिलेगा। फिर जो है उसके बाद जो है थोड़ा उसमें निराई यानी कि वीडिंग जो कहते हैं, कि उसमें खरपतवार घास फूस को तोड़ के साफ करना फसल को, ताकि अच्छे से ग्रो कर सके। तो वीडिंग के समय, और फिर जो है फाइनली पक जाएगा, तैयार हो जाएगा फसल, तो उस समय कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते समय उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये तो हमने आपको एग्रीकल्चर में बताया था, लेकिन और भी बहुत सारे काम आप अपने आसपास देखेंगे तो आप समझ सकते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वर्क which have only definite period when they are in demand. अब जैसे स्वेटर्स का देख लीजिए, स्वेटर हम कब पहनते हैं? जाड़ों के दिन में पहनते हैं, बाकी साल भर स्वेटर देखने जाते हैं, पहनने जाते हैं? नहीं। तो स्वेटर्स जितने भी बनाने वाले, बेचने वाले लोग होते हैं, उनका क्या होता है कि विंटर्स आने से पहले उनको अपना काम फिनिश कर लेना होता है, ताकि वो फिर मार्केट में चला जाए। विंटर शुरुआत हो गया, उसके बाद फिर तो वो बनने में समय लगेगा, तब तो विंटर पार हो जाएगा, तो फिर वो काम नहीं करते हैं। विंटर आने से पहले तक, शुरुआत तक काम करते हैं, उसी समय फिर उनका काम होता है, फिर उनका काम नहीं रहेगा। फिर उनके बाद 6-7 महीना, 8 महीना दे डू नॉट हैव एनी वर्क। फिर अगले साल में जब शुरू होगा फिर विंटर्स का, तो काम होगा। तो ये मतलब बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं। मैंने मैरिज हॉल वगैरह का दिया आपको, ठीक है। ऐसे बहुत से ये होते हैं कि जो टाइम टू टाइम ही रिक्वायर्ड होते हैं, सर्टेन टाइम्स नहीं। सो सच अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आपको बताया था, क्या समझे थे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से, बताएंगे? हाँ अभिषेक। मतलब छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब क्या होता है, समझाइए उसमें। छुपा हुआ से हम क्या समझेंगे? देखिए एक बात सुनिए, जब आपको हम कुछ पूछते हैं तो आपको ऐसे बताना है कि जैसे आप किसी एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी को बता रहे हैं। आप ये नहीं सोचो कि सर को बता रहे हैं, कि सर तो जान रहे होंगे, बस हम 2 वर्ड बोल देंगे सर समझ जाएंगे। आप जब भी आपको आंसर करना होता है तो आप समझो कि वो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है आदमी जिसको मैं बता रहा हूँ, उसको मुझे समझाना है। ऑलवेज इसको ध्यान में रखिएगा इस बात को। जब भी आप किसी को बताते हैं या लिखते हैं, आपको ये दिमाग में रख के लिखना बताना चाहिए कि सामने वाले को कुछ नहीं पता है, अब आपको उसको समझाना है। ठीक है, जैसे आप सीजनल डिसगाइज में बोले कि सर छुपा हुआ है, तो छुपा हुआ से मैं क्या समझूंगा, बताइए? तो मतलब काम करते लेकिन इसको प्रॉपर इसको ये नहीं मिल पाता है। ये काम कर रहा है, मतलब कि तो ज्यादा ही काम है लेकिन लेस काम मिल पा रहा है। ज्यादा ज्यादा आदमी का काम है लेकिन लेस कम कोचिंग मिल पा रहा है। नहीं नहीं, ये तो आप उल्टा बोल रहे हैं, ये आप सही से समझा नहीं पा रहे। देखिए समझ रहे। देखिए, इसीलिए हम आपसे पूछे, जब तक आप बोलिएगा नहीं अभिषेक, आपके अंदर से निकलेगा नहीं, ना आपको पता चलेगा कि मैं कैसे बोल सकता हूँ, ना हम जान पाएंगे कि आप कैसे बोलिएगा या लिखिएगा। हमें अंदर लगता है, देखिए हम लोग भी इस फेज से गुजरे हैं, वी वर ऑल्सो स्टूडेंट्स एट वन टाइम, और मैं भी, आई हैव ऑल्सो सफर्ड जस्ट लाइक यू, आई हैव ऑल्सो सफर्ड। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा से बहुत ही इंटेलिजेंट था, या मुझे भी दिक्कतें आई है पढ़ाई में, देर वॉज अ टाइम। तो देखिए, जब तक आप उसको प्रैक्टिस, इसलिए कहा जाता है, मैं कहता हूँ आपसे कि प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस आपको नहीं पता चलेगा कि मेरे क्या कमियां हैं, मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, कैसा बता रहा हूँ। जैसे अभी आपसे हम इसीलिए पूछे कि आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इससे कई बातें समझ में आती है। एक तो पहला तो आप समझे कितना है,
दूसरा, अगर आप समझे हैं तो क्या उसको दूसरे को समझा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं अपने शब्दों में, क्या लिख पा रहे हैं आंसर? और जब तक आप भी खुद लिख के नहीं देखिएगा या बोल के नहीं देखिएगा समझा के किसी को, तो आपको भी नहीं पता चलेगा। होता क्या है कि आपको लगता है हाँ हाँ सर समझा दिए, हम समझ भी गए, पढ़ भी लिए, आंसर भी लिख लिए। लेकिन जब तक आप एक टेस्ट सिचुएशन में जैसे किसी को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, या तब तक आपको नहीं पता चलता है एक्चुअल कि आपके अंदर से निकलेगा क्या, क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, तो जैसे अभी आपने बोला, तो या तो आप समझे नहीं हैं या फिर आप बोल रहे हैं उल्टा, मतलब बोल रहे हैं, आप शब्दों को अभी पकड़ नहीं रहे, शब्दों को पकड़ नहीं रहे हैं। माइंड कंसंट्रेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा अभिषेक, बहुत मेहनत से आपको हम पढ़ा रहे हैं, और इस तरह का रहेगा तो बताइए कैसे आपका होगा फिर। एकदम शब्दों पर ध्यान दीजिए। बोले थे आपको मेधावटी खाने के लिए उधर, फिर पता नहीं खा रहे हैं कि नहीं खाता है। कहे थे कि एक मेधावटी का टैबलेट खाइएगा, बहुत ही अफेक्ट करता है, माइंड को इम्प्रूव करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, माइंड का शार्पनेस बढ़ता है। देखिए, इसलिए हम बोलते हैं इतना, हमारे शब्दों पर भी ध्यान दिया करिए, एकदम शब्दों पर ध्यान दिया करिए। जितना ध्यान दीजिएगा उतना दिमाग में बैठेगा, और प्रैक्टिस कीजिएगा, बोलिएगा जब तब निकलेगा मुंह से सही से। नहीं तो सोचिएगा कुछ, बोलना कुछ चाहिएगा, निकल जाएगा मुंह से कुछ। होता है ये। देखिए, हमने आपको क्या बताया कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि एक हिडन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन का मतलब क्या होता है कि देखने में नहीं पता चलता है, देखने में लगता है कि ठीक है सब लोग काम तो कर ही रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है। बट होता क्या है एक्चुअली कि जितना रिक्वायर्ड होते हैं लोग, उससे ज़्यादा वहाँ काम कर रहे होते हैं। जितनों की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। मैंने आपको समझाया था कि जैसे कहीं खेत में है, वहाँ 5 आदमी भी मिलके काम कर रहे हैं, वहाँ 3 लोग और आके जुड़ गए, वो भी लग गए काम करने, तो काम वो भी कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं। तो हमें देखने में लग रहा है कि 8 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 8 लोग मिलके काम कितना कर रहे हैं, 5 ही आदमी के बराबर कर रहे हैं जो पहले से हो रहा था। तो ये 3 आदमी बढ़े वहां, तो क्या काम उनके आने से काम कुछ बढ़ा? नहीं, काम नहीं बढ़ता है, काम उतना ही चलता रहता है जो पहले से चल रहा था, लेकिन सिर्फ लोग बढ़ जाते हैं। तो एक तरह से आप देखेंगे कि भाई पहले 5 आदमी जो काम कर रहे थे उतना ही तो अभी भी काम हो रहा है, इसका मतलब 3 आदमी के आने का कोई फायदा है नहीं। वो रहे नहीं रहे, काम में कोई फायदा नहीं है। गप सप करने को मिले, मन बहले, वो अलग चीज है, लेकिन काम में कोई फायदा नहीं है। तो उनका रहना न रहना बराबर है। तो एक तरह से वो अनएम्प्लॉयड है, वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है। काम का आउटपुट तो हमें उतना ही मिल रहा है जितना पहले 5 लोगों से मिल रहा था। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है जहां की काम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, या दूसरे तरफ से कहें कि जहां जरूरत से ज्यादा लोग काम को कर रहे होते हैं, ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपा हुआ। क्योंकि छुपा हुआ है, देखने से हमें नहीं लग रहा है कि कोई बेकार बैठा हुआ है, देखने से देख रहे हैं हाँ भाई सब लोग काम कर रहा है। अब वो काम कर रहा है कि टाइम पास कर रहा है, धीरे धीरे खाली शरीर चला रहा है, तो ये तो नहीं पता चल रहा है। वो तो आपको लग रहा है दूर से, हाँ हाँ काम में इतने लोग लगे हुए हैं। वो काम है 5 आदमी का, बैठे हुए वहां 10-15 आदमी लगे हुए उसी में। और कई बार ऐसा होता है कि काम करते भी हैं लेकिन आउटपुट नहीं उसका होता है। भाई देखिए, आप जो है, मान लीजिए मैं कोई आपको टास्क देता हूं, कोई वर्क देता हूं कि हाँ ये हमें आंसर लिख के दिखाना है। अब आप क्या करते हैं कि आप उसको खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, आंसर लिखते भी हैं,
लेकिन बार बार लिखते हैं फिर उसको फाड़ देते हैं कि नहीं ये बढ़िया नहीं लिखा है, अच्छा गड़बड़ हो गया, अच्छा ये हुआ। इस तरह करते करते आप दिन भर प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन फाइनली एक आंसर सेट आप तैयार नहीं कर पाते हैं और मुझे आप दिखा नहीं पाते हैं। तो मैं क्या समझूंगा, मैं कहूंगा अरे भाई क्या हुआ, आप क्या किए, आंसर तो हमें लिख के दिखाया ही नहीं। आप कहे कि सर बहुत मेहनत किए, सर दिन भर प्रैक्टिस किए, सर दिन भर बहुत सारा आंसर लिखे, लेकिन कोई अच्छा नहीं लिखा पाया इसलिए हम सबको फाड़ दिया, आपको नहीं लिखा। तो देखिए आपने काम भी किया, मेहनत भी किया दिन भर, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, 0, क्योंकि कोई आंसर तो फाइनली रेडी हुआ नहीं। तो कहने का मतलब है वहां तो आदमी काम भी कर रहा है फिर भी कोई आउटपुट नहीं है, कोई वर्क नहीं मिल रहा है। तो आप एक बात बताइए, आप मान लीजिए कहीं जाते हैं अपना गाड़ी बनवाने, और आपका वो गाड़ी 2-3 दिन खूब मेहनत करता है, उसके बाद जब आप जाते हैं पूछने तो कहता है कि सर नहीं बना गाड़ी। तो आप कहे कि भाई तुम तो इतना टाइम रखे भी और बनाए भी नहीं, तो लाओ मेरी गाड़ी में जा रहा हूँ, कहे कि सर मान लीजिए कहता है कि सर 3 दिन हम मेहनत किए, उसका लाइए 3,000 रुपया, आप दीजिएगा उसको? ना। आप क्या बोलिए कि भाई तुम तो बनाए तो हो ही नहीं, मेरा कुछ किए ही नहीं, तो हम पैसा किस चीज़ का दें? तुम बनाए होते तो हम पैसा देते, जब तुम बनाए ही नहीं तो आप पैसा किस चीज़ का मांग रहे हैं? तो भले ही उसने 3 दिन खूब मेहनत किया, लेकिन उससे काम तो हुआ नहीं, और जहां काम नहीं हुआ तो पैसा किस बात का हुआ? आप कहिएगा कि भाई तुमको हम काम कराने के लिए थोड़े, मतलब तुमसे मेहनत करवाने का थोड़े हम ठेका लिए हुए हैं कि लो तुम जितना दिन मेहनत करोगे हम पैसा देंगे उसका। तुम 10 दिन लगाए, 15 दिन मेहनत लगाए, तो हम तुमको 15,000 रुपया दे देंगे? तुम काम तो मेरा किए ही नहीं, तुम 15 दिन मेहनत करो चाहे 1 महीना मेहनत करो, उससे मुझे क्या लेना है? तो देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ वो पर्सन वर्क भी कर रहा है लेकिन उसका आउटपुट नहीं है, आउटपुट 0 है, तो वो वर्क नहीं माना जाएगा। तो वर्क तभी माना जाता है कि जब आउटपुट होता है। तो समझ गए सिचुएशन में समझाना चाह रहा हूं कि माना जाता है जब आउटपुट। हाँ, जहां हमें जो है, जो लोगों के काम करने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब मान लीजिए कि एक जगह 5 लोग का काम है और वहां 100 लोग बैठ जाए और गप दे रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, टाइम पास कुछ का कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें आउटपुट 5 ही लोग का काम का मिल रहा है। आप सोचिए, आप मान लीजिए आप 5 आदमी का कोई काम आप कहे कि भाई एक मेरा फील्ड है, मेरा मकान है, उसको साफ कर दो, 5 लोग मिलकर। अब वहाँ वो 5 लोग का पूरा परिवार पहुंच जाता है, 100 लोग पहुंच जाते हैं, सब मिलकर बैठा हुआ है, गप दे रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कुछ कर रहा है। काम करने के बाद आएगा, कहेगा कि सर पैसा लाइए, आप उसको 100 आदमी का पैसा दीजिएगा? आपके भाई हम तो 5 आदमी का काम कहे थे, 5 आदमी का हम कहे थे, तुम 100 आदमी ले आओ तो हम 100 आदमी का पैसा देंगे? समझिए इन बातों को, बड़ा ही रियलिस्टिक वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चूंकि काम तो 5 आदमी का था, आपने उससे एग्रीमेंट किया, आपने कहा था कि हाँ भाई 5 आदमी का है, 5 आदमी कर दो साफ, जो है हम पैसा उस हिसाब से दे देंगे। अब वहां वो लोग सबको भाई भतीजा बेटा को तो सबको लेके पहुंच गया और 100 आदमी हो गया, अब 100, तो आप 100 आदमी का मेहनताना दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। तो वहां पर कहने का मतलब है कि वो अलग जो 95 लोग उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या जो भी आ गए थे का, उनका काम का कोई आउटपुट नहीं हुआ, क्योंकि काम तो 5 ही लोग के बराबर का, जो मकान सफाई करना था वही सफाई, ऐसा तो है नहीं कि सफाई करने की जगह एक नया मकान बना दिया या एक रूम बना दिया अलग से, जो सफाई करना था वही किया। तो आप कहेंगे जब 5 आदमी का काम किया है तो 5 आदमी का पैसा दूंगा, 100 आदमी का क्यों पैसा दूंगा? तो ये सिचुएशन होता है कि मतलब जहां जरूरत से ज्यादा लोग काम करते हैं और उनके काम करने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है, यानी कि 5 आदमी की जरूरत है, लगे हुए 10 आदमी, लेकिन काम 5 ही के बराबर, अगर 10 लोग लगते और 10 के बराबर काम करते तो वो माना जाता कि हाँ भाई इन्होंने काम किया है। लेकिन जब 10 आदमी भी लग रहे हैं और काम 5 ही के बराबर कर रहे हैं, तो उसमें एक तरह से कहने का है कि 5 ही लोग को जॉब मिला हुआ है, रोजगार मिला हुआ है, 5 लोग बाकी अपना टाइम पास कर रहे हैं।
तो इस तरह का जो होता है सिचुएशन, उसको हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, जो दिखता नहीं है, देखने से लगता है कि हाँ सब काम पर लगे हुए हैं, लेकिन वो छुपा हुआ होता है, उसका रिजल्ट नहीं आता है उस काम का। और इसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं कुछ लोग, कि भाई अंडर एम्प्लॉयड है, यानी कि जहां उससे ज्यादा काम लिया जा सकता था उतना काम नहीं लिया जा रहा है। अरे भाई कहीं 100 आदमी लगे हुए हैं तो 100 आदमी के बराबर वो काम करेंगे, 100 के बराबर नहीं करेंगे तो कम से कम 70-80 के बराबर करेंगे। ये क्या मतलब है कि 100 आदमी लगे हुए और काम 10 ही के बराबर कर रहे हैं? तो दिस इज व्हाट अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट कि आप उनको अपनी कैपेसिटी से कम पर एम्प्लॉय किए हुए, उतना काम नहीं ले रहे जितना वो कर सकते हैं। तो इस नजरिए से उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। एक नजरिए से तो उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं, लेकिन दूसरे नजरिए से हम उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं कि उतना काम नहीं लिया जा रहा है जितना वो कर सकते थे। दोनों सही है। हाँ दोनों सही है, दोनों सही है, तब ना आपको नोट्स में दिए हैं, गलत चीज थोड़ी दे देंगे। तो दोनों है, दोनों लिखा। अगर आपको कभी अंडर एम्प्लॉयमेंट पूछा जाता है तो भी यही है, और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पूछा जाता है तो भी यही है। तो इस तरह का हमने देखा कि जनरली रूरल एरियाज में इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन देखने को मिलता है। एक होता है, वहाँ दो ही टाइप का मेनली होता है, एक होता है सीजनल और दूसरा होता है डिसगाइज्ड या अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग आते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि शहरों में किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। देखिए फर्स्ट है इसमें एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कल हमने इसका शुरुआत कर दिया था, आपको बताया था कि जहां मैंने बताया था कि जैसे पहले क्या होता था, पहले आज से 50-100 साल पहले या 200 साल उससे पहले, कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे इसलिए, या काबिल नहीं होते थे इसलिए उनको काम नहीं मिलता था। देखे होंगे बहुत सा फिल्मों में, कहानियों में ये सब पढ़े होंगे कि होता है कि भाई गरीब था या पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं किया, समय बर्बाद कर दिया, तो उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, फिर दर दर भटक रहा है काम के लिए। ये सब आप कई जगह सुने देखे होंगे। तो पहले क्या होता था कि चूंकि ट्रेंड नहीं है, उसके पास कोई क्वालिटी नहीं है, कोई स्किल नहीं है, या पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उसको काम नहीं मिलता था। कहा जाता था कि भाई तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुमको ये काम नहीं दिया जा सकता है। अब क्या हो गया है, कहने को तो पढ़ा लिखा है फिर भी काम नहीं मिल पा रहा है। कहने को पढ़ा लिखा हुआ है, क्योंकि इतने सारे जो हैं, बहुत सारे खुल गए हैं डिग्री देने वाले पढ़ाई के, कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, ये 10th पास है, ये 12th पास है, ये ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, ये मेडिकल ग्रेजुएट है। ये सब डिग्री देने वाले, ठगने वाले बहुत लोग हो गए हैं। तो वो जबरदस्ती बच्चे आजकल 10th पास हो जा रहे हैं, 12th पास, मतलब आज के डेट में बच्चे को, हमको लगता है पता भी नहीं होता है कि वो कब 10th पास कर गया, या 10th पास करने में उसे कोई फीलिंग भी नहीं होता है जरा भी। आज का तो ये है कि भाई नहीं भी पढ़े, फेल भी हो रहा है तो उसको 10th पास कर दो। उसको क्या समझ में आएगा बच्चे को कि हम 10th पास कर गए। एक समय होता था कि जीवन का आधार 10th क्लास होता था। 10th क्लास में आप कैसा कर रहे हैं उससे आपका कैरियर तय होता था, कि भाई मैट्रिक के रिजल्ट इसमें उसके आधार पर नौकरी तक मिल जाया करता था बढ़िया बढ़िया, कि मैट्रिक में कैसा इसने किया है, पास हो गया, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन हो गया तो उस अधिकारी बन जाता था। हम काफ़ी पहले की बात कर रहे हैं, 50 साल पहले की, 60 साल पहले की, या और पहले, कि मैट्रिक अगर हो जाता था तो अधिकारी हो जाता था। 12th पढ़ लिया तो डेफिनेटली उसको अच्छा नौकरी उसी पर मिल जाता था, आगे चल के उसको सीधे अच्छा से 12th कर लिया तो इंजीनियर बन गया, या जहाँ भी अधिकारी सरकार में बन गया। तो धीरे धीरे एजुकेशन में ठगी होने लग गई, क्वालिटी नहीं रही, तो रिक्वायरमेंट बढ़ता चला गया।
जहाँ पहले 10th पास को ले लेते थे नौकरी पर, वो कहे कि नहीं अब 10th से काम नहीं चलेगा, 12th पास होना चाहिए। जहाँ 12th ले लेते थे वो कहे नहीं 12th से अब काम नहीं चलेगा, तो 12th वाले को कुछ आता था नहीं, अब ग्रेजुएट होना पड़ेगा। बाद में हो गया ग्रेजुएट से भी खाली, आज देखिए ग्रेजुएट को कोई पूछ ही नहीं रहा है। ग्रेजुएट को तो आज 1 रुपया लोन नहीं देगा, ना कोई पूछेगा सड़क पर। ग्रेजुएट का आज क्या मतलब है, कोई वैल्यू है ग्रेजुएट का? तो आज क्या हो गया कि जब तक आप कोई बढ़िया कॉलेज से, वो भी अच्छा, और आज तो डिग्री का, आज कॉलेज का भी वैल्यू नहीं रहा। पहले तो सिर्फ किसी कॉलेज से डिग्री ले लेना काफ़ी होता था कि हाँ उस कॉलेज का पढ़ा हुआ है। अब तो है कि आप कोई कॉलेज से रहिए पढ़े हुए, आपको एंट्रेंस टेस्ट लेगा कंपनी, जब उसको क्वालिफाई करिएगा, इंटरव्यू लेगा, क्वालिफाई करिएगा, तब जाके आपको नौकरी पर रखेगा। अब उससे भी आगे बढ़ गया है, वो कहता है कि ठीक है आप नौकरी पर, आप टेस्ट पास कर लिए, आपको हम कुछ टाइम प्रोबेशन पर रखेंगे, आप उसमें अगर ठीक ठाक पाइए जाएगा तब आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हटा दिया जाएगा। ये सब क्यों होता जा रहा है? क्योंकि पढ़ाई का क्वालिटी, शिक्षा की क्वालिटी गिर गई है। खाली नाम को हो रहा है, पढ़ाते हैं नहीं टीचर, और क्लास बढ़ते चला जाता है बच्चा। पास हो चाहे नहीं, पढ़े चाहे नहीं, स्कूल आए चाहे नहीं, उसको पास करना है, ठीक है, फेल नहीं करना है। ये अलग दूसरा अप्रोच आ गया है कि अब फेल नहीं करना है बच्चे को। जब फेल, पहले हम लोग डरते थे, घबराते थे कि कैसा नंबर आ जाएगा, मेहनत से पढ़ते थे। अब बच्चे को डर ही नहीं है, कि मतलब ही नहीं है उसका, कोई पढ़े उसमें पास हो फेल हो। पहले हम लोग सोचते थे कि अरे अच्छा नंबर आएगा, यहाँ एडमिशन लेंगे, वहाँ एडमिशन लेंगे आगे पढ़ने के लिए। मेहनत करता था आदमी, compete करता था कि हाँ मुझे अच्छा लाना है, डिस्टिंक्शन लाना है, या बोर्ड में मुझे एक पोजीशन लाना है, या जिसका जैसा था। मतलब जो पास होने के लिए बहुत लोग चिंतित रहते थे कि अरे कैसे मैट्रिक पास करेंगे। मैट्रिक पास करना जीवन का एक मेजर बैरियर पास करना होता था। मैट्रिक जो पास हो गया तो एक जीवन का पहला बैरियर उसने पास कर गया। हाँ, अभी उसको समझ ही नहीं है बोर्ड का मतलब, मैट्रिक का मतलब। ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, आपको बताइए, कल बीटेक हो जा रहे हैं, उसको पता नहीं है कि क्या है इंजीनियरिंग, क्या है नहीं है, क्या है, कोई सीरियसनेस नहीं है, कुछ अवेयरनेस नहीं है, तो कौन उसको काम पर रखेगा? तो यही कहा जा रहा है यहाँ पर एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि पढ़े लिखे लोग और बेरोजगार रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा स्कूल कॉलेज खुल गए हैं कि खाली डिग्रियां मिल रही हैं। बच्चे हाँ +2 सब पास, लाखों लाख बच्चे हर साल 10वीं पास कर रहे हैं, +2 पास कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं। और हमारी शिक्षा व्यवस्था जो कि सही नहीं है, सही ढंग से पढ़ा नहीं रही है, पढ़ा नहीं रहे हैं टीचर लोग, न चेक करते हैं, एग्जाम में ज़बरदस्ती पास कर दिया जाता है, अच्छे नंबर दे दिया जाता है, जो ठगी हो रहा है सो हम देख ही रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बच्चे निकल के आ रहे हैं स्कूलों से, कॉलेजों से, उन्हें कुछ आता ही नहीं है। और जब उन्हें कुछ नहीं आता है तो भाई नेचुरल है, कोई उन्हें क्यों नौकरी देगा जब वो कुछ जानते ही नहीं है। जब आपके जानने का समय था, उस समय आप भी जागरूक नहीं थे, और आपके टीचरों द्वारा, आपके स्कूल द्वारा आपको ठग लिया गया। तो अब कहाँ से नौकरी खोजते हैं? तो ऐसे लोग जो पढ़ लिख के, कहने को पढ़े लिखे हो रहे हैं, उनके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, और उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है फिर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए, प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब आज का जो समय है वो
औद्योगिक विकास, उद्योगों का, फैक्ट्रियों का विकास का समय, यानी नए नए उद्योग लग रहे हैं, नई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं और उसके कारण तेजी से विकास हो रहा है, इसका ये मतलब हुआ। तो इसको लिख दिया है कि प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियल, एक्चुअली ट्रांसलेशन वगैरह उतना इफेक्टिव नहीं है, काम चला हुआ है। कहने का मतलब है आज का समय औद्योगिक विकास का समय, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे फैक्ट्रियां सब जगह लग रहे हैं और उनसे आगे विकास हो रहा है। As the structure of industrial extent is based on modern techniques, the human labor force is less required. कहा जा रहा है कि आज के डेट में जो उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां जो हैं, वो मॉडर्न टेक्निक यानी कि नए टेक्निक्स पर आधारित होते हैं, पर डिपेंडेंट होते हैं। तो वहाँ जो है जितना ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगा उतना कम लोगों का ज़रूरत होता है। जितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी होता है उतना ही वो अपने आप से वहाँ सारा काम हो जाता है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एक फैक्ट्री है बहुत बड़ी, जहाँ मेरे रिलेटिव काम करते हैं। वो कहते हैं कि उस इतनी बड़ी फैक्ट्री प्लांट है, वो सिर्फ एक आदमी के रहने से प्लांट आराम से चल सकता है। बहुत बड़ा विशाल प्लांट है, वहाँ सिर्फ एक आदमी का रहना जरूरी है, बाकी इतना वो ऑटोमेटिक है कि बाकी अपने आप सब हो जाएगा। खाली एक आदमी का वहाँ, जहाँ की सैकड़ों लोग रहते हैं, तो वहाँ अगर सिचुएशन हो तो एक आदमी भी रहेगा तो अच्छे से नॉर्मल कामकाज हो जाएगा। तो सोच लीजिए कि कितना ऑटोमेटिक है हर चीज। तो कहने का मतलब है कि जितना मॉडर्न टेक्निक का हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं उद्योग धंधों को लगाने में, उतना ही आदमियों की जरूरत कम होती जा रही है। और पहले जितना जो है कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं होता था तो ज्यादा से ज्यादा आदमियों की जरूरत होती थी। कॉन्सिक्वेंटली इट गिव्स बर्थ टू इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके कारण क्या होता है, जब कम आदमी की जरूरत होगी तो कोई क्यों रखेगा ज्यादा आदमी को नौकरी पर, उसका तनख्वाह देने के लिए और हर तरह का देने के लिए। तो इसलिए इससे जो है लोग का काम पर रखना कम हो जाता है और इससे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होने लगता है, यानी औद्योगिक जो है बेरोजगारी होने लगती है। कि उद्योग के कारण जो बेरोजगारी होती है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। Usually, the labor force from rural areas move towards urban areas in search of employment, but they do not get it there. कहा जा रहा है कि जनरली क्या होता है कि गांव के जो क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहां से लोग जो है शहरों की तरफ आते हैं काम की तलाश में, काम की तलाश में आते हैं, लेकिन वहां भी उनको काम नहीं मिलता है। ठीक है, शहर में भी उनको काम नहीं मिलता है। At the same time, in mechanized system, cutting down the number of employees in industries is going on rapidly and causing industrial unemployment in urban areas. तो दूसरी तरफ और भी एक बात कहा जा रहा है कि शहरों में आज क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, मैकेनाइज्ड सिस्टम यानी यूज़ ऑफ मशीन्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब मशीनों का इस्तेमाल होगा तो लाजमी है कि लोगों की जो एम्प्लॉयज़ की संख्या है वहाँ इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, वो कम होने लगेगी, क्योंकि सारा काम मशीन कर रहे हैं, तो आदमी को फिर किस लिए रखेगा लोग। एंड कॉजिंग इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज।
तो इस तरह का फैक्ट्रियों के कारण, उद्योग धंधों के कारण, क्योंकि वो मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह अपनाते हैं, तो उससे जो लोगों को काम कम हो जाता है, नहीं मिलता है काम उतना, और इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। Nowadays, this type of unemployment is found in the urban areas as a consequence of technical change. देखिए, कहा जा रहा है कि आजकल ये जो बेरोजगारी है ये पाया जाता है शहरी क्षेत्र में, क्योंकि कोई टेक्निकल चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी तरह का फैक्ट्री है, छोटा मोटा दुकान है, कुछ भी है, तो वहां क्या होता है कि टेक्नोलॉजी के चेंज के कारण या टेक्निकल चेंज के कारण लोगों को काम से हटा दिया जाता है या रखा जाता है। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण दे सकता हूँ, दिमाग में आ रहा है। मान लीजिए कि हम लोग गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह करवाते हैं, आप देखते हैं कितने सारे सर्विस सेंटर हैं जहाँ तहाँ, या मैकेनिक सब है काम कर रहे हैं। आप देखेंगे शहर में इतने सारे मैकेनिक, हर जगह, हर 10 कदम पर एक मैकेनिक मिल जाएगा, गैराज मिल जाएगा। तो मान लीजिए वो लोग अपना सब काम करते हैं, गाड़ियों का मेंटेनेंस वगैरह का, और कल को सरकार ये अनाउंस कर देती है कि अब जो BS3 गाड़ियां हैं वो जो है अब नहीं चलेंगी रोड पर शहर में। तो BS3 समझते हैं, भारत स्टेज 3 लिखा रहता है हर गाड़ी के पेपर पर, या उसमें पीछे बड़ी गाड़ी में 4 व्हीलर में लिखा रहता है कि पहले यूरो नाम से आता था, यूरो 4, यूरो 2, 3 ऐसे आता था, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 आया। फिर BS भारत ने अपना निकाला पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन के नॉर्म्स हैं, पॉल्यूशन कितना है उसके मापने वाले कुछ मापदंड हैं। भारत स्टेज 1 आया, भारत स्टेज 2 आया, स्टेज 3 आया, स्टेज 4, स्टेज 6 जो है। मापदंड होता है, मापदंड का मतलब क्या होता है? मापना, माप के निकालना। इट इज, हाँ, मापदंड का मतलब होता है अ बेंचमार्क, स्टैंडर्ड वैल्यू टू कंपेयर अगेंस्ट। स्टैंडर्ड वैल्यू टू कंपेयर अगेंस्ट, जिसके मतलब जिससे मिला के कंपेयर किया जा सके। अगेंस्ट, अगेंस्ट। हाँ, अच्छा, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ कंपैरिजन, सीधा सीधा लिख लीजिए, ऑफ कंपैरिजन। जैसे कि बताया आपको कि कुछ होता है, मतलब कि स्पेसिफिक कुछ डायरेक्शन गाइडलाइंस होता है कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। जैसे पहले ये सब पॉल्यूशन नॉर्म्स हैं एक्चुअली, ठीक है। भारत या यूरो जो है, यूरोप में और वर्ल्ड में चलने वाला जो पॉल्यूशन का एक नॉर्म्स था कि इतना पॉल्यूशन इतना ही होना चाहिए, जो है गाड़ियों से इतना ही गैस, ये वाली गैस इतना निकलनी चाहिए, ये वाली गैस इतना निकलनी चाहिए, समझ रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज़ जलती है या गाड़ी चलती है तो उससे धुआं निकलता है, धुएं में कई सारे केमिकल्स कंपाउंड्स होते हैं। तो उनका समय समय पर एक ये बनाया गया, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उनका एक स्टैंडर्ड बनाया गया, तो जो कि यूरो 1 से शुरू हुआ था और यूरो 4 तक चला, उसके बाद भारत आ गया, इंडिया ने अपना निकाल दिया। तो ये पोल्यूशन के नॉर्म्स थे, यानी कि पोल्यूशन के कुछ जो है स्टैंडर्ड लिमिट्स थे कि इतना ही तक आपका पोल्यूशन होना चाहिए आपकी गाड़ी से, या आपकी गाड़ी इतना पोल्यूशन करती है। तो जैसा मैंने बताया कि मान लीजिए अब BS3 जो है उस समय था आपके 2016 से 17-18 तक BS3 था। अभी BS6 गाड़ियां चल रही हैं, मतलब अभी आ रही हैं BS6।
तो अब मान लीजिए, अब हर जगह देखिए गाड़ियाँ इतनी हैं, पटना शहर में रिपेयर होती हैं, सब जगह मैकेनिक लोग को काम मिलता है, या शोरूम ये सर्विस सेंटर वगैरह को काम मिलता है सर। अब कल गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि कल से जो है अब BS3 जो गाड़ियाँ रहेंगी वो नहीं चल पाएंगी रोड पर। 3 के बाद का चल पाएगा, 4, 5, 6 रहेगा तभी चलेगा, 3 और 3 के पहले का नहीं चलेगा। तो इस एक अनाउंसमेंट से क्या हो जाएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तो पूरे देश में लागू होगा, अगर बिहार गवर्नमेंट अनाउंस किया है तो सिर्फ बिहार राज्य में लागू होगा। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो पूरे देश भर में शहरों में जो है BS3 गाड़ियां चलना बंद हो जाएंगी, क्योंकि कानून बदल गया। कानून कहता है कि अब नहीं चलना है BS3 और उससे पहले का। तो अब क्या होगा कि जो मैकेनिक लोग को काम मिल रहा था गाड़ियों को सफाई वगैरह करने का, वो खत्म हो जाएगा। तो जब काम खत्म हो जाएगा तो क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। यानी पहले जो उसे सफाई वफाई का मेंटेनेंस का काम मिलता था इतनी सारी तरह की गाड़ियां का, BS 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूरो 1 से 4 या 5 तक चला, इस तरह से। तो जितने इतनी गाड़ियां जो निकलती थी, बनती थी, तो अब क्या हो गया कि जब गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि BS3 या उसके 3 के बाद का ही गाड़ी रहेगा, BS3 तक का गाड़ी रोड पर नहीं चलेगा, तो उतनी गाड़ियां अब आना बंद हो जाएंगी सर्विस सेंटर में, लेबरर्स के पास, इंजीनियर्स के पास। तो उतनी गाड़ियां आनी कम हो गई, यानी उतना काम उनका कम हो गया, उनको अब डिमांड नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। तो ये देखिए क्या है कि एक टेक्नोलॉजी के आधार पर किसी का काम छिन जा रहा है, समझ रहे हैं? कि सरकार ने कह दिया कि अब BS3 वाले तक गाड़ी नहीं अब चलेंगे भाई, अब बहुत हो गया समय, पोल्यूशन बढ़ गया बहुत, अब BS3 के बाद BS4, 5, 6 या उसके बाद ये सब चलेंगे अब गाड़ियां सिर्फ रोड पे। तो एक टेक्नोलॉजी के लिमिट के आधार पर, तो अब जितने भी BS3 तक जो है लिए हुए लोग थे, तो वो क्या है, वो अब जाएंगे नहीं कि भाई अब गाड़ी चलना ही नहीं तो सर्विसिंग किस लिए कराएं। जब सर्विसिंग कराने नहीं जाएंगे तो वहाँ उनका आमदनी इफेक्ट हो जाएगा। सर्विस करने वालों को बोलेंगे भाई कोई आ ही नहीं रहा है सर्विस करने, हम लोग को पता नहीं लोग पैसा देगा कि नहीं देगा कंपनी वाला। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे जहां लोग, अब देखिए जितने भी रोज ये थे, गैराज वाले थे, मैकेनिक थे, सब ये सब क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां जो हैं बैठ गई इस आदेश के कारण। तो इसको हम इस तरह का, जहां टेक्निकल कोई कारण से अनएम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है, उसको हम कहते हैं टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल चेंज के कारण। देखिए, इन मॉडर्न एज, ड्यू टू इनोवेटिव टेक्निक्स, ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज आर रीट्रेंच्ड। रीट्रेंच्ड का क्या मतलब होता है, रीट्रेंच का मतलब होता है नौकरी से हटा देना। तो कहा जा रहा है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, एम्प्लॉय, उनके कर्मचारी, उनको भी वो कंपनी हटा देती है कि भाई अब जरूरत नहीं है, अब आप जाइए घर पर आराम कीजिए। तो सरकारी, प्राइवेट, हाँ हाँ, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी किसी भी तरह का नौकरी काम में हो सकता है कि अगर उसको टेक्निकल आधार पर जो है काम नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं टेक्निकल। देखिए यही कह रहा है यहाँ कि इन मॉडर्न एज, ड्यू टू इनोवेटिव टेक्निक्स, ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज आर रीट्रेंच्ड। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉथ मिल्स हैव मेड मेनी हैंडलूम वीवर्स अनएम्प्लॉयड। देखिए लिख ही दिया कि क्लॉथ मिल के आ जाने से बहुत सारे जो बुनकर थे, जो आपका बुनते थे, वो सब जो है बर्बाद हो गए, चौपट हो गए, बिना काम के हो गए। In Bihar, in districts of Bhagalpur, Gaya and so on, the technical unemployment rate has spread from urban workers engaged in traditional handloom. तो कहा जा रहा है कि भागलपुर, गया और इस तरह आसपास के एरिया में क्या हो रहा है कि टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है अर्बन वर्कर्स के बीच में।
एंगेज्ड इन ट्रेडिशनल हैंडलूम। ठीक है, तो जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि नए नए टेक्नोलॉजी आने से लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उसी में एक उदाहरण दिया गया है कि भाई बिहार के भागलपुर, गया और आसपास के जिलों में जो है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया है, क्योंकि आसपास के जितने भी शहरी कामकाज करने वाले लोग होते हैं वो आजकल ट्रेडिशनल हैंडलूम करने लगे हैं। यानी कि जो पुराना तरीके का था, आपका हैंडलूम, हाथ से कपड़ा बनाने का तरीका, हाथ से चरखा काटे या वो काटे, क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर उससे थ्रेड बनाया, थ्रेड से फैब्रिक बनाया, तो ये सब जो टेक्निकल ये था, ये अब नहीं हो पाता है। उसके कारण उसको हटाना पड़ जाता है काम से, क्योंकि वो दूसरा चीज़ नहीं जानता है, वो वही जानता है और वो पुराना है, डिमांड नहीं है उसका। तो ऐसे काम को जो है हम कहते हैं टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, इन द टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट it is found that on one side there is unemployment among technically skilled persons, and on other side there is lack of necessary technical skills for economic development। तो कहा जा रहा है कि एक तरफ तो जहां जो है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी फैल गया है, बिहार के एरिया की बात किया है, इसमें कहा जा रहा है इन अ टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट इट इज फाउंड दैट ऑन वन साइड देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली स्किल्ड persons, and on other side there is a lack of necessary technical skills for economic development। कहा जा रहा है कि एक तरफ तो इसमें ऐसा होता है कि जो लोगों के बीच में जो है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्किल्ड भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपना वो कुछ मन बहलाने के लिए कुछ ऐसे काम में लगे रहते हैं। In the technical unemployment, it is found that on one side there is a unemployment among technically skilled persons, and on the other side there is continue there is lack of necessary technical skills for economic development। ठीक है, तो टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट में कहा जा रहा है कि एक तरफ तो जहाँ की टेक्निकली स्किल्ड लोग हैं वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनको टेक्निकल स्किल्स नहीं है, इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं। तो ये हो गया टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक स्टोरी दिया गया है यहाँ बॉक्स में जो कि इस टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करता है। आंसर्स का क्या किए थे, लिखे थे अभिषेक? आंसर्स लिख लिए थे, वाह, चलिए भेज दीजिए। ओके, चलिए देखते हैं स्टोरी को। कम ऑन चिल्ड्रन, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर नरेटेड थ्रू अ स्टोरी। कहा जा रहा है कि अलग अलग तरीके के जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं उसको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की जा रही है। गोविंदपुर इज अ विलेज इन बिहार। बिहार में गोविंदपुर नाम का एक गांव है। इट इज अ ब्लॉक अंडर नवादा डिस्ट्रिक्ट। ये नवादा जिले के अंडर में एक ब्लॉक है गोविंदपुर। गोविंद, हाँ, इट्स बॉर्डर्स
इट्स बॉर्डर टचेस झारखंड स्टेट। इसका जो बॉर्डर है वो झारखंड राज्य को भी छूता है। द स्पेशलिटी ऑफ दिस विलेज इज दैट देयर इज अ सीजनल रिवर हेयर कॉल्ड सकरी। देखिए, इस विलेज की खास बात कही जा रही है कि यहाँ एक सीजनल रिवर है। रिवर नदियाँ भी आप जानते हैं कि कुछ नदियाँ होती हैं जो सीजनल होती हैं। जब बारिश का पानी, बारिश होती है तो उनमें पानी रहता है, जब बारिश का सीजन खत्म तो उनका पानी भी सूख जाता है। ऐसी नदियों को सीजनल रिवर्स कहते हैं। और दूसरी नदियाँ गंगा जैसी होती हैं कि इनमें सालों भर पानी रहता है। हालांकि इनमें भी काफ़ी कम हो जाता है ड्राई सीजन में, लेकिन फिर भी मतलब साल भर पानी रहता है, इनमें सूखती नहीं है। तो ऐसी नदियों को पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। हैं? एवरग्रीन रिवर। एवरग्रीन नहीं कहते हैं क्योंकि ये पेड़ पौधा वाला ग्रीन नहीं है। हाँ, इसको पेरेनियल कहते हैं। ठीक है? हैं? हमेशा पानी रहता है। सदाबहार नहीं कहते हैं, सदा नीरा हिंदी में कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं पेरेनियल। यानी पेरेनियल मतलब होता है ऑलवेज, तो मतलब जिनमें हमेशा पानी रहता है। तो पेड़ों के लिए सदाबहार कहते हैं या एवरग्रीन यूज करते हैं। नदी के लिए कोई नदी हरी नहीं होती है, खैर उसको पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। तो एक होते हैं सीजनल रिवर्स जो सिर्फ सीजन में रहते हैं, दिखते हैं, और दूसरे होते हैं जो पेरेनियल होते हैं यानी हमेशा। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ एक सीजनल रिवर है, सकरी नाम है जिसका। देयर इज नो सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चरल लैंड। यहाँ पर जो है यानी इस गोविंदपुर गांव में जो है सिंचाई के लिए जो है कोई सुविधा नहीं है कि वहाँ जो खेती लायक जमीन है वहाँ सिंचाई कराई जा सके, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। The village does not have any canal, pond, pine, stream, dam, etc. इधर। और वहाँ जो एक छोटे स्तर पर भी जो सिंचाई के जो स्रोत होते हैं कि नहर है, तालाब है, पाइन बोलते हैं, या कोई धार है, नदी की कोई धारा है। पाइन बोलते हैं वो जो क्या कहें, जिससे पानी जो है खींच के निकालते हैं, बांस वांस का एक बना हुआ रहता है। PAIN, पाइन ये हिंदी शब्द है एक्चुअली, ऐसे ही, क्योंकि कॉमन टर्मिनोलॉजी में पाइन ही लोग बात करने के लिए इस्तेमाल आम लोग करते हैं, इसलिए पाइन PAIN। सामने देख नहीं रहे हैं नोट्स में? हाँ, पाइन, ये तो आपको इकोनॉमिक सर्वे, वो पेन नहीं है, वो पाइन उसको बोलते हैं। हाँ, पाइन, क्योंकि वो इंग्लिश का वर्ड नहीं है इसलिए पेन नहीं कहेंगे उसको। हाँ हाँ, वो हिंदी वर्ड को वो रोमन में वैसे इंग्लिश में लिख दिया गया है। आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे जब लिखा रहे थे उसमें भी लिखवाए थे, इरिगेशन चैप्टर में पाइन के बारे में बताए थे। तो ये जैसे छोटे मोटे मैंने बताया ना कि कहीं कहीं छोटा, जैसे एक कुआं जैसा ही होता है बड़ा सा, ठीक है, उसमें पानी निकालते हैं, उसको पाइन कहते हैं। तो ये सब मतलब छोटे मोटे गांव में रहते हैं जहां से पटाने का पानी कर लिया जाता है। तो कहा जा रहा है कि ये सब भी कोई वहां ऐसा नहीं है कि न कोई कुआं है, न कोई वहां कोई बांध है, कोई डैम है, न कोई नहर है, कोई तालाब है, न पाइन है। ठीक है, जैसे पाइन समझ लीजिए कि एक छोटा तालाब जैसा होता है, बहुत छोटा होता है, तालाब तो बड़ा हो गया। एक कहीं कहीं घर के आसपास जैसे थोड़ा सा नीचा जमीन होता है, गड्ढा जैसा, उसमें पानी जमा रहता है गाँव गाँव में, खेतों के अगल बगल, उसको पाइन कहते हैं। देयर इज नॉट एनी फुल फ्लेजेड अरेंजमेंट ऑफ इरिगेशन। कहा जा रहा है कि वहाँ कोई फुल फ्लेजेड जो व्यवस्था नहीं होती है सिंचाई करने की, कि भाई सिंचाई की पूरी व्यवस्था, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ गोविंदपुर में।
only a limited area of the village has electric connection with erratic power supply ranging from 1 to 1.5 hour। और कहा जा रहा है कि गांव का सिर्फ कुछ एरिया, कुछ जो है जगह है जहां की बिजली का कनेक्शन गया हुआ है और उसका एरेटिक पावर सप्लाई रहता है, यानी कि पावर सप्लाई रेगुलर नहीं रहता है, एरेटिक यानी गड़बड़, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी बिजली रहती है कभी नहीं रहती है। एरेटिक पावर सप्लाई रेंजिंग फ्रॉम 1 to 1.5 आवर कि मतलब मात्र दिन भर में 1 से 1.5 घंटे के लिए ही बिजली आती है। समझ लीजिए, दिन भर में 1 से 1.5 घंटे के लिए बिजली आती है। In such a situation, the whole agricultural activities are solely dependent on monsoon। कहा जा रहा है कि ऐसे सिचुएशन में जो पूरी जो कृषि खेतीबाड़ी की एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ मॉनसून पर ही डिपेंडेंट होती है। जो है पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज अराउंड 8,000 कंप्राइजिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑल कास्ट। कहा जा रहा है कि गांव की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 8,000 है करीब, जिसमें कि सभी जाति के लोग मिले जुले हुए। The villagers are mainly agricultural laborer and small traders। जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादातर या तो खेतीहर मजदूर हैं या छोटे छोटे व्यापारी कुछ बेचते हैं। रामधनी इज हेड ऑफ अ फैमिली रेजाइडिंग इन द विलेज। रामधनी उस गांव में रहने वाले एक परिवार का हेड है, मुखिया है। He has 3 sons and 2 daughters। उसके जो है 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। 2 of his sons help him in his work। 2 तो उसके बेटे हैं जो उसके काम में मदद करते हैं। The main occupation of Ramdhani is to toil on his field and work on others' land as a laborer। कहा जा रहा है कि रामधनी का जो मेन ऑक्यूपेशन यानी काम है, रोजगार है, वो अपने खेतों में काम करना है और दूसरों के जमीन पर मजदूर की तरह काम करना है। यही उसका काम है, अपने खेतों में काम करता है और उसके बाद फिर दूसरों के खेतों में काम करता है। He cultivates only 7 कट्ठास of his own land। वो जो है उसका 7 कट्ठा उसका जमीन है, उसको जो है उगाता है। एंड ग्रोज ओनली पैडी एंड व्हीट एज मेन क्रॉप्स। और क्या उगाता है? गेहूं और चावल ही मेनली मुख्य फसल उगाता है। कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ और बो देता होगा, लेकिन मेनली उसका जो होता है गेहूं और चावल ही वो उगाता है। समटाइम्स हिज वाइफ मालती देवी एंड 2 सन्स विजय एंड अजय वर्क विथ हिम। कभी कभी उसकी पत्नी जो है, जिस मालती देवी नाम है, और जो 2 बेटे हैं विजय और अजय, वो भी उसके साथ काम करते हैं। ड्यूरिंग क्रॉप सीजन दे वर्क फॉर 2 months एंड देयर आफ्टर बिकम वर्कलेस बिकॉज ड्यूरिंग रेनी सीजन दे डू नॉट हैव एनी वर्क। तो कहा जा रहा है कि जब फसल का जब सीजन होता है तो 2 महीने ये लोग सब काम करते हैं, बुआई रोपाई सब जो भी होता है 2 महीने का काम करते हैं और उसके बाद बेकार हो जाते हैं, वर्कलेस हो जाते हैं, बिकॉज बारिश के दिनों में कोई काम नहीं होता है। देयर वर्क इज नीडेड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। फिर उनकी जरूरत कब पड़ती है? फसल की कटाई के समय जरूरत पड़ती है। Therefore, म्यूट कर दीजिए। The family faces the disguised unemployment in agriculture because even without the support of 2 sons, the family produced the same quantity of grain। कहा जा रहा है कि इसलिए कहा जा सकता है कि जो परिवार है
वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। तो वो खेती बाड़ी में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। क्यों? क्योंकि उसके दो बेटों के मदद के बिना भी, दो बेटे जो काम कर रहे हैं उसके बिना भी जो है वो उतना ही काम जो है हो जाता। ठीक है, उतना ही अनाज पैदा होता है जितना वो दो बेटों के बिना पैदा कर रहे थे, उतना उनके रहते हुए भी उतना ही अनाज पैदा हो रहा है। इस बात को देखिए, यहाँ समझना है कि जो अनाज पैदा हो रहा था वो पहले जब दो बेटे काम नहीं कर रहे थे तब भी उतना ही पैदा हो रहा था, और जब दो बेटे भी साथ में काम करने लग गए तब भी उतना ही अनाज पैदा हो रहा है। Actually, Vijay and Ajay helped their family in absence of work. तो विजय और अजय क्या करते हैं कि जब एक्चुअली उनको दूसरा काम रोजगार नहीं मिला रहता है उस समय वो लोग आके परिवार की मदद करते हैं। बोथ आर एडुकेटेड यूथ्स, दोनों पढ़े लिखे युवा हैं। Once both of them went to Kolkata in search of job and started working in a leather industry. एक बार क्या हुआ कि ये दोनों जो लोग हैं, विजय और अजय, ये दोनों कलकत्ता गए नौकरी की तलाश में, और वहाँ एक लेदर इंडस्ट्री यानी चमड़ा उद्योग में काम करना शुरू कर दिया। They were working there as a laborer, but due to industrialization, machines of new techniques were installed there, and they were retrenched as they did not know how to operate machines. कहा जा रहा है कि अब चूंकि अब नया इंडस्ट्री लगाया था तो उसमें नया टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा था, तो जो भी उसका मैनेजर था या ओनर था उसने क्या किया कि जो है कुछ उसमें नया टेक्नोलॉजी का चीज ला दिया। तो नया टेक्नोलॉजी ये लोग काम करना नहीं जानते थे उसको, उस तरह का, इसलिए वो जो इनको काम छोड़ना पड़ गया। नया टेक्नोलॉजी लाने से उसको काम जानते ही नहीं थे तो वो क्या करेंगे वहां, तो उनको काम छोड़ना पड़ गया। तो अनएम्प्लॉयड, कॉन्सिक्वेंटली वंस अगेन दे बिकेम अनएम्प्लॉयड, फिर से वो बेकार हो गए। हियर बोथ द ब्रदर्स बिकेम जॉबलेस ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो दोनों भाई जो विजय अजय थे, क्योंकि वो कुछ जानते नहीं थे टेक्निकल एजुकेशन, तो इस वजह से उनको नौकरी खत्म हो गया। इफ दे वर ट्रेंड परहैप्स इट वुड नॉट हैव हैपेंड। अगर वो दोनों ट्रेंड रहते तो ये सब नहीं हुआ रहता। इन दिस सिचुएशन बोथ द ब्रदर्स वर अफेक्टेड बाय टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। कहा जा रहा है कि अगर ये दोनों भाई ट्रेंड रहते तो शायद ऐसा नहीं होता। इस हालत में जो दोनों भाई हैं वो प्रभावित हुए हैं, उनकी जांच की जाएगी। और दोनों भाई जो हैं ये टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो गए, क्योंकि टेक्निकल कारण से अनएम्प्लॉयड हो गए। लायक थे, काम भी कर रहे थे, लेकिन अब वहाँ नई टेक्नोलॉजी आ गई और नई टेक्नोलॉजी के आने से ये बेरोजगार हो गए। Now, both came back to his village. Naturally, the burden of family was increasing day by day. Then both the brothers decided to participate in the training programs run by government, and so they access to block office to know about it. तो दोनों क्या किए कि जब दोनों को नौकरी से छोड़ना पड़ गया तो दोनों अपने उठ के गांव चले आए। अब जब गांव चले आए दोनों भाई तो नेचुरल था कि परिवार का जो बोझ था वो बढ़ता जा रहा था। Then both the brothers decided to participate in the training programs run by government, and so they accessed to block office to know about it. तो दोनों भाइयों ने सोचा कि क्यों ना हम सरकार का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह चल रहा हो उसका फायदा उठाएं, ट्रेनिंग ले ले।
तो इसको पता करने वो ब्लॉक ऑफिस गए। बोथ ऑफ देम टुक ट्रेनिंग इन बाइसिकल रिपेयरिंग। दोनों ने जो है पहले साइकिल, जो बाइसिकल लिखते हैं, बाइसिकल को रिपेयर करने का ट्रेनिंग लिया था 10,000 रुपये। बोथ ऑफ देम टुक ट्रेनिंग इन बाइसिकल रिपेयरिंग। दोनों ने इससे पहले क्या किया था, साइकिल रिपेयर करने का काम सीखा था, ट्रेनिंग लिया था। आफ्टर ट्रेनिंग they took a loan of rupees 10,000 from a bank and started a small shop of bicycle repairing। इन्होंने क्या किया कि इसके बाद 10,000 रुपया एक बैंक से लोन लिया और उससे एक छोटा दुकान शुरू किया बाइक रिपेयर की। There was not any bicycle repairing shop in the village, so their labor elicited good results। चूंकि वहां और कोई कंपनी नहीं था जो है, इसलिए उनको शुरुआत में अच्छे नतीजे मिले। एलिसिटेड मतलब निकालना या पैदा करना। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब ये अपना एक छोटा सा साइकिल रिपेयर की दुकान चलाए, तो चूंकि आसपास कोई भी साइकिल रिपेयर का दुकान नहीं था, इसलिए उनका जो है मेहनत रंग लाया। एलिसिटेड गुड रिजल्ट्स को हम हिंदी में ऐसे कहते हैं, मेहनत रंग लाई। तो एलिसिटेड लेबर, एलिसिटेड गुड रिजल्ट्स मतलब लेबर मतलब मेहनत, एलिसिट मतलब लाना, गुड रिजल्ट्स मतलब अच्छे नतीजे। तो उनकी मेहनत जो है वो बड़े अच्छे नतीजे लाई। दे पेड बैंक लोन ग्रेजुअली, और उन्होंने अपना बैंक का जो लोन था वो चुकता वो जल्दी कर दिया। Thus they increased their income through self employment। तो उन लोगों ने अपनी जो इनकम है अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए बढ़ा लिया। टुक देमसेल्व्स आउट ऑफ द वॉर्टेक्स ऑफ पॉवर्टी। अपने आप को जो है गरीबी के जो एक वॉर्टेक्स एक होता है, पढ़ेंगे आगे, कि जो गरीबी का जो एक तरह से दलदल था, या एक गरीबी का एक तूफान था, मुश्किल एक हालात थे कहने का मतलब, उससे ये बाहर। हाँ, लेकिन यहाँ एक्चुअली दलदल का सेंस नहीं है, इसलिए हम बोले कि एक मतलब वो दलदल को मार्श कहते हैं। मार्श, MARSH, हाँ SH, हाँ खैर, मार्श या स्वैम्प कहते हैं, SWAMP, AMP, हाँ, तो इसको एक्चुअली दलदली जगहों को मार्शेज एंड स्वैम्प्स कहा जाता है, कि द प्लेस इज फुल ऑफ स्वैम्प्स, मतलब ये जगह जो है दलदली जगहों से भरी हुई है। तो मार्शेज और स्वैम्प दोनों ही कहते हैं। आइए, तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक तरह से ये गरीबी की समस्या से अपने आप को बाहर निकाल लिए स्वरोजगार के द्वारा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके। एंड इस्टेब्लिश देमसेल्व्स एज सक्सेसफुल एम्प्लॉयड यूथ, और अपने आप को अपने समाज में एक सफलतापूर्वक जो नौकरी पर लगा हुआ ऐसे युवा के रूप में अपने आप को स्थापित किया। नाउ द नेम ऑफ अजय एंड विजय शॉप इज ऑन एवरी लिप, और अब सबके होठों पर अजय और विजय के ही दुकान की बात रहती है। You saw through this story that how two unemployed youths suffered various types of unemployment
but finally they became benefited through the government scheme. तो यहाँ हमने इस कहानी के माध्यम से देखा कि किस तरह दो जो बेरोजगार युवक थे, जो कि गरीबी और बेकारी सह रहे थे कई तरह की, तो आखिर में जो है वो गवर्नमेंट के स्कीम का फायदा लिए और जो है अपने आप को लगाए उसमें कुशलतापूर्वक, और एक रोजगार अपना शुरू कर दिया, जो कि सबके मुंह पर उसका तारीफ है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, मोस्टली यही तीनों जो है पाए जाते हैं। नाउ अब नेक्स्ट है टॉपिक बर्थ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेरोजगारी पैदा कैसे होती है, यानी कि व्हाट आर द सिचुएशन विच लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। आखिर ये बेरोजगारी कैसे पैदा होती है, कहाँ से आ जाती है बेरोजगारी। सो फार you have come to know about employment and its various types. अभी तक आपको बताया गया कि एम्प्लॉयमेंट कई तरह के होते हैं। Now we shall try to know the reasons responsible for birth of unemployment. अब हम लोग ये देखिए, यहाँ तो हमने देखा कि अभी तक हमने कई तरह के एम्प्लॉयमेंट पढ़ लिए कि हाँ भाई शहर में इस तरह का होता है, गांव में इस तरह का होता है। अब हम लोग इस इतने तरह के जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, बेरोजगारी है, इसके जन्म के पीछे के कारण जो हैं उनको भी जानेंगे कि क्यों आखिर ये पैदा हो जाते हैं, यानी क्यों अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, हिंदी में ये लिखते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। And about 68% of the total population of country reside in rural areas. और पूरे देश का जो है लगभग पॉपुलेशन का 68%, यानी रफली 2/3, हर 3 में से 2 आदमी, 2/3 जो है पूरे पॉपुलेशन का, वो जो है भारत में गांव के क्षेत्र में रहता है, ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया में रहता है, 2/3। देखिए, the main source of their subsistence is agriculture and agriculture related activities depending on monsoon. तो कहा जा रहा है कि ये जो आपके लोग हैं जो कि गांव में रहते हैं, उनका जो है अपना भोजन पानी चलाने का जो मेन तरीका है, मेन स्रोत है, वो है एग्रीकल्चर यानी कृषि, एंड एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज़, और साथ ही साथ वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो दूसरा कामकाज है, ये भी उनका रोजगार का जरिया होता है मॉनसून को देखते हुए। सम सॉर्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर विजिबल बट देयर आर सम अदर रीजंस दैट गिव बर्थ टू अनएम्प्लॉयमेंट। कहा जा रहा है कि ये कुछ कारण हैं जो कि पानी की समस्या के कारण है, यहाँ उन कारणों को कहते हैं। क्योंकि और ये जो मॉनसून पर आधारित हम खेतीबाड़ी करते हैं, इससे भी जो है हमारा होता है अनएम्प्लॉयमेंट। सम सॉर्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर विजिबल बट देयर आर सम अदर रीजंस दैट गिव बर्थ टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो कहा जा रहा है कि यहाँ जो बेरोजगारी है वो देखने को मिल जाती, भाई नेचुरल है कि आदमी बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि बेरोजगार है, कोई काम नहीं है। तो कहा जा रहा है कि दिख जाता है ऐसे जो ये होते हैं, बेरोजगारी होती है, लेकिन देख के भी हम लोग कहते हैं कि चलो क्या फर्क पड़ रहा है, तुम मेरा नाम नहीं देखो, हम तुम्हारा आधार नहीं देखेंगे। तो
अब हम लोग देखेंगे कुछ कारण जो कि अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे कारण होते हैं, जिनके कारण अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाती है। सबसे पहला क्या देखिए, भारत का आप जितना समस्या देखिएगा, ज़्यादातर का जो है पहला कारण होता है ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होना। ज़्यादातर मैंने आपको समझाया है कि ज़्यादातर जो समस्याएं हैं, ज़्यादातर जो परेशानियां हैं, वो ज़्यादा जो है पॉपुलेशन होने के कारण। पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तो खाने को कम मिलेगा, स्कूल कम पड़ जाएंगे, स्कूल में भीड़ भाड़ हो जाएगी, सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा, हर जगह जो है शोर शराबा हो जाएगा, भीड़ बढ़ जाएगा। ठीक है, भीड़ बढ़ेगी, हर जगह होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं, और खाने की समस्या, कमज़ोरी, बीमारी, भूख से बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे, आदमी लोग की मौत हो जाएगी कई बार। तो ये सब क्योंकि अनाज उतना नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, खाने के लिए उतना कहाँ से अनाज लाएं। तो देखिए, फर्स्ट जो कॉज है बर्थ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, दैट इज ओवर पॉपुलेशन। देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is growing rapidly has crossed the figure of 102 crores according to 2001 census। भारत की जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ रही है, और इसी तरह जो है 2001 के जनगणना में 102 करोड़ से ज़्यादा पार कर गई है। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अच्छा, आप कल आपको भेज दिए थे, हम देखे थे टेलीग्राम में, लीजिए, देखे नहीं जी, बताइए। हम भेज दिए थे, आप कहे थे, हम भेज दिए, आप उसको। तो क्या हुआ, नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता है, कुछ मैसेज नहीं आता है जब भेजते हैं तो? ध्यान नहीं देते। अच्छा, चलिए, आपकी भी अपनी परेशानी, मजबूरी। एनीवे, सो ये पूरा डेटा है। हाँ हाँ, उसमें जो है आपको सारा चीज़ जो है, इससे अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे जुड़ा हुआ, उसको हम एक्सप्लेन भी कर देंगे थोड़ा सा, और आप पढ़ के पहले देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और आपको जो इतना कुछ मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आएगा, पूरा उसी पर बातें सब लिखी हुई है, डेटा दिया हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसका कैसे कैसे रियल लाइफ में हो रहा है, और क्या किस तरह से उसको स्टडी किया जाता है। और उसका लेटेस्ट डेटा सब दिया हुआ है टेबल्स में, देखिए। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, various types of unemployment have been emerging and they are responsible for unemployment in villages and towns, which in common parlance are called rural unemployment and urban unemployment। देखिए, कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन के बढ़ने से, तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसके कारण कई तरह के अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाते हैं, और जो है ये गांव में भी होते हैं और शहर में भी होते हैं। तो इसलिए इनको हम रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कह के स्टडी कर लेते हैं, यानी गांव में होने वाली बेरोजगारी और शहरों में होने वाली बेरोजगारी। The various types of unemployment are expressed in the following terminologies। अब यहाँ कई तरह के जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं वो, उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, टर्म्स: सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा। तो कई तरह के जो हैं, ये हम अनएम्प्लॉयमेंट के लिए टर्मिनोलॉजीज यूज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं उसके बारे में, ठीक है, वो यहाँ लिख दिया गया। तो पहला कारण जो बताया गया है, मेजर कारण है, बड़ा कारण है सबसे ज्यादा, कि बेरोजगारी की समस्या जो है उसका कारण क्या है? ओवर पॉपुलेशन, बहुत अधिक जनसंख्या होना। कहीं भी होगा काम तो लिमिटेड ही होगा, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कितनों को काम दे पाइएगा। तो इसलिए जो है
कई तरह के बेरोजगारी जनसंख्या बढ़ने से हो जाती है। नाउ नंबर 2 इज इलिटरेसी, अशिक्षा बोलते हैं इसे, अशिक्षा, इलिटरेसी। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001, 34.62% of total population of India is literate। तो 2001 का जनगणना के अनुसार कहा जा रहा है कि 2001 में जो है पूरे देश के पॉपुलेशन का लगभग 34.5% जो था वो लगभग अनपढ़ था। बिहार इज ऑन लास्ट रैंक विथ 53% इलिटरेट्स। हाँ, 2001 के सेंसस के अनुसार हमारा जो टोटल पॉपुलेशन का 34.5 या रफली 35 मान सकते हैं कि 35% जो है पॉपुलेशन वो इलिटरेट है, अनपढ़ है। बिहार इज ऑन द लास्ट रैंक विथ 53% इलिटरेट्स। अब ये सब भी आपको ध्यान रखना है। देखिए दे रहा है डेटा इस तरह, इसका लेटेस्ट डेटा देख लेंगे, उसको भी भेज देंगे आपको, आगे बोलिएगा। तो इलिटरेट्स के संख्या, लिटरेसी का जहाँ टेबल होगा वहां मिल जाएगा। तो लिटरेसी के टेबल में बिहार जो है सबसे नीचे है सभी राज्यों, और इसमें 53% जो है वो इलिटरेट। तो पुराना डेटा होगा 53% वाला। अभी देखना होगा कि अभी कितने इलिटरेट्स हैं। नीचे फोटो में देख सकते हैं नीचे फोटो में देख सकते हैं कि अनस्किल्ड एंड इलिटरेट विमेन परसुइंग है, PUR। परसुइंग मतलब हाँ, कोई चीज को अपनाना, उसको करना, पाने की कोशिश करना नहीं है ना। जैसे पाने की कोशिश होता है, सही कहे, बताए थे। लेकिन परसुइंग का एक और मतलब होता है किसी काम को करना, या जिस काम में लगे हुए, किसी काम में लगे होना, उसको भी परसुइंग कहते हैं। किसी काम में लगे रहना, किसी काम में लगे रहना या कोई कोर्स करना, उसमें भी परसुइंग वर्ड। आई एम परसुइंग BA, आई एम परसुइंग BA ऑनर्स, मतलब मैं BA ऑनर्स में पढ़ रहा हूँ, उसमें लगा हुआ हूँ। तो इस रहना एक होता है, हाँ हाँ, वो भी यूज होता है। एक में होता है लगा रहना, और ये यहाँ पे क्या होगा उसको, यहाँ पर यही है, किसी काम को करना। देखिए, अनस्किल्ड एंड इलिटरेट विमेन ड्यूरिंग एजुकेशन, यानी सॉरी परसुइंग एजुकेशन, कि अनस्किल्ड यानी जो कोई कला, कोई कुशलता नहीं जानती है, और इलिटरेट जो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, ऐसी महिला भी परसुइंग एजुकेशन, वो शिक्षा के पीछे पीछे शिक्षा को चल रही है कि शिक्षा हम किसी तरह हम भी पालें शिक्षा। तो वो भी पढ़ रही है, मेहनत कर रही है बच्चों के साथ। मतलब कि यहाँ पे लगा रहना होगा। वुमन परसुइंग एजुकेशन मतलब कि पढ़ाई में लगी हुई है। हाँ, पढ़ाई कर रही है, शिक्षा में लगी हुई है। ठीक है। लगा रहना, बस यही तो मेन आंसर है, एक लगा रहना और एक किसी काम को करना। या पीछा करना तो होता ही है। परसुइंग मतलब एक होता है पीछा करना भी होता है। हाँ, पीछा करना होता है। परस्यू का देखिए मेन जो अर्थ है परस्यू का, वो पीछा ही करना होता है।
रियल जो मतलब है या जो वर्ड का डेफिनेशन है वो पीछा ही करना है। तो ये सब कोशिश करना, पाने की चाह, लगा रहना, ये सब हाँ पीछा करना कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। हाँ, कहीं पर भी किसी के पीछे जाना या उसका पीछा करना। कैसे ट्रांसलेशन होगा? कहे आई वॉज परसुइंग माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के पीछे पीछे जा रहा था, उसका पीछा कर रहा था। अच्छा, समझ गए। आई वॉज परसुइंग माई वाइफ इन द मार्केट, मैं अपनी पत्नी का पीछा कर रहा था बाजार में। समझ गए। हाँ अच्छा, परसुइंग में बताया कि कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी होता है लक्ष्य। जैसे आई एम परसुइंग द गोल ऑफ IAS। पाने में, चाह में। हाँ, तो मैं उसके यानी पाने की IAS के चाह में। लक्ष्य के प्रति लगा हुआ हूँ, उसको उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ गया? यस सर। ड्यू टू इलिटरेसी देयर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए कहा जा रहा है कि चूंकि इलिटरेसी है, अशिक्षा है, इस कारण भी जो है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। क्योंकि भाई पढ़े लिखे नहीं है, तो ये तो सब बताने की जरूरत नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं है तो काम क्या करे। तो जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं यानी इलिटरेसी होती है ज़्यादा, तो उसके कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। पर्टिकुलरली अमंग वीमेन, खास करके महिलाओं में ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है। पुरुषों में तो कम होता है, महिलाओं में ज़्यादा होता है कि अगर पढ़ी लिखी नहीं होती है तो उनको काम नहीं मिल पाता है। ड्यू टू लैक ऑफ लिटरेसी द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वीमेन इज वेरी लार्ज। तो कहा जा रहा है कि क्योंकि पढ़ाई लिखाई के नहीं होता है, इसलिए जो बिना बेरोजगार महिलाएं हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। यानी चूंकि ज़्यादातर अनपढ़ होती हैं महिलाएं या कम पढ़ी लिखी होती हैं, इस कारण जो है बेरोजगार महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। द लेबर फोर्सेज ऑफ रूरल वीमेन डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। कहा जा रहा है कि जो गांव क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं, जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं, उनको जो है रेगुलर यानी कि क्या बोले, लगातार काम नहीं मिल पाता है। ठीक है, काम मिलता भी है तो ऐसा नहीं होता है कि लगातार अब उनसे काम लेना है, रेगुलर वर्क नहीं मिलता है। मतलब जितना समय का, कुछ समय का रहा या कुछ दिन का रहा, उतना काम लिया फिर छोड़ दिया। ये नहीं कि हाँ लगा लिया काम पर कि अब रेगुलर काम कर रहे हैं। तो गांव की महिलाओं को जो है वो रेगुलर काम नहीं मिलता है एंड दे आर कंपेल्ड टू वर्क ऑन इरेगुलर बेसिस। और उनको मतलब मजबूर किया जाता है कि आप हमारे हिसाब से काम करिए, जैसे हम जब बुला रहे हैं तब काम के लिए आ जाइए, नहीं बुला रहे हैं तो मत आइए। ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन रेगुलर जॉब दे कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम। और चूंकि ये रेगुलर जॉब में अनसर्टेनिटी होती है, उनको कभी भी जो है निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहां हमने दूसरा देख लिया कि इलिटरेसी दूसरा बड़ा मेजर रीजन है पॉपुलेशन हाई या अनएम्प्लॉयमेंट हाई होने का। अभी तो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट हाई होने का पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन हाई होने का भी तो कारण यही आपको बताए थे, इलिटरेसी। ना हाँ, अब फर्स्ट है, एक मिनट, बैकवर्डनेस इन एग्रीकल्चर।
अभिषेक आज इतना ही रखते हैं, आज बहुत थक गए, हमको दिमाग काम नहीं कर रहा। इसको आंसर्स कर लिए हैं, आंसर्स भेज दीजिए तो जरा देख लेते। हाँ, रिकॉर्डिंग हम सेंड कर दे रहे हैं।